नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है मैथ क्लासेस बाई रामवीर सिंह में। तो आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की ये ज़रूरत है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सरल ब्याज हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक निश्चित पीरियड के बाद या एक साइकिल के बाद वो ब्याज पर हमें ब्याज देना पड़ता है। जैसे कि हमने 100 रुपये किसी को ब्याज पर दिए या लिए, समझ लो हमने किसी को दिए 100 रुपये और ब्याज दर क्या है हमारी 10% वार्षिक है 10 रुपये पर एनम, 10% पर एनम है। तो एक साल अगर हमने ये राशि 100 रुपये 2 साल के लिए दिए हैं तो इसका जो कंपाउंडेड होगा, इसका नियोजन होगा या गणना होगी वो वार्षिक अगर दी हुई है तो एक साल में तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर तो उसका सरल ब्याज लगेगा, नॉर्मल ब्याज। जैसे 10% से 100 रुपये का कितना होता है 10 रुपये होगा, 10 रुपये होगा। लेकिन दूसरे साल में 100 रुपये जो हमारा मूलधन था प्लस ये ब्याज 10 रुपये, यानी कि दूसरे साल में जो इंटरेस्ट काउंट होगा या जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 110 रुपये पर करेंगे। ठीक है। तो सरल ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में ये मुख्य अंतर होता है। सरल ब्याज में तो हर साल का ब्याज है वो सिर्फ मूलधन पर ही लगेगा, तो उसको हम ऐड करते जाएंगे। जैसे अगर 3 साल के लिए 100 रुपये हमने सरल ब्याज पर दिए या साधारण ब्याज पर दिए, बात एक ही, सरल ब्याज बोल दो या साधारण ब्याज बोल दो, तो 100 रुपये का एक साल का ब्याज 10 रुपये, दूसरे साल का भी 10 रुपये होगा और तीसरे साल का भी 10 रुपये होगा। तो 3 साल बाद हमें 100 रुपये प्लस ब्याज 30 रुपये वो देना पड़ेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हमें एक साल के बाद इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसके कुछ कंपोनेंट हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं उनको बता देता हूँ। पी माने प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन, वह धनराशि जिसको हम इंटरेस्ट पर किसी व्यक्ति को दे रहे हैं। ए माने अमाउंट होता है यानी कि मिश्र धन, वह धनराशि जब वो हमारा हिसाब करेगा तो हमको वो हमारा मूलधन तो देगा ही देगा, साथ में जो इंटरेस्ट देगा उनका ये जोड़ होता है। दोनों मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस पी प्लस आई, पी प्लस आई बोल दो या पी प्लस सी आई बोल दो। ठीक है। इंटरेस्ट है वो पे करेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जो हमको मिश्रधन प्राप्त हुआ है अगर उसमें से हम मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा उसमें। यानी कि मिश्रधन क्या है, ए है अमाउंट माइनस पी। ठीक है। टी क्या है, टाइम पीरियड है, समय। हमने कितने टाइम के लिए उसको दिया है, 1 साल के लिए दिया है, 6 महीने के लिए दिया है, 2 साल के लिए दिया है, 3 साल के लिए दिया है, तो वो टाइम पीरियड है। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आर माने ब्याज दर है, हम किस रेट पर दे रहे हैं, वो 100 से होती है, मतलब परसेंटेज में देते हैं, यानी 100 पर अगर 10% लिखा है, यानी कि अगर हमारा मूलधन 100 रुपये है तो उसको 10 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट है। अब सी आई का फॉर्मूला मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। सी आई इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, इसकी पावर टी है। टी यानी टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड, और माइनस पी।
P यानी मूलधन। CI का क्या बताया था हमने, A माइनस P। तो ये देखो, ये जो फॉर्मूला है इतना यहां से और यहां तक, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ये A का फॉर्मूला है। ये A अमाउंट मिश्र धन का फॉर्मूला है, यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक किसका फॉर्मूला है, मिश्र धन का। तो मिश्र धन में से मूलधन माइनस करेंगे, वही तो CI होता है। तो कभी सवाल आ जाए कि आप मिश्र धन निकालो तो सिर्फ इतना ही फॉर्मूला लगेगा, और मिश्र धन में से हम मूलधन माइनस कर देंगे तो वो CI निकल जाएगा, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, हम इसमें एक सवाल प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अगर कोई धनराशि है, माना कि 5,000 रुपये, ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 रुपये हमने किसी को दिए। इंटरेस्ट रेट क्या है, 20% पर एनम, मतलब वार्षिक रूप से, एनम को या वार्षिक भी बोल देते हैं। ठीक है, 20% पर एनम के लिए दिए हमने, और 1 साल के लिए दिए। यानी कि T क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो, एक लास्ट में एक लाइन होती है प्रश्न में लिखी हुई कि अगर ब्याज की गणना या ब्याज का नियोजन त्रैमासिक होता है, छमाही होता है, वार्षिक होता है, ये चीजें उसमें लिखी होंगी, तो उसके बेस पे R और T की अलग अलग वैल्यू हमें निकालनी पड़ेंगी। लेकिन अभी मैं सिंपल एक सवाल कर रहा हूं कि अगर ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है, ठीक है साहब, इसमें क्या है, अगर ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है, तो यहां देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी वार्षिक है, और ब्याज की गणना भी क्या हो रही है, वार्षिक ही हो रही है। मतलब साल में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेगा वो, और ये अमाउंट कितने टाइम के लिए दिया है हमने, 1 साल के लिए ही दिया है। तो इसमें जो इंटरेस्ट होगा, जो हमको CI प्राप्त होगा, वो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही होगा, क्योंकि ये 1 साल के लिए है। अगर यहाँ पे हम 2 साल कर दें तो 2 साल में CI अलग हो जाएगा, क्योंकि 1 साल के बाद इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हमें दूसरी साल में, 1 साल के लिए मतलब। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम निकालें CI क्या होगा, तो CI इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले एक बार, P इंटू 1 प्लस R ऑब्लिक 100 की पावर T माइनस P। अभी इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं जो जो चीज पता है हमें। ठीक है, तो P कितना है, 5000 इंटू 1 प्लस R क्या है, 20%, परसेंट को हटा दिया, नीचे 100 लिख दिया, कि पावर T यानी कि 1 ही है, 1 साल। तो किसी की अगर पावर 1 है तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है ना, तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह के सवाल में अगर यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता है
उसके नीचे एक होता है, क्योंकि एक को एक से डिवाइड करेंगे तो भी एक ही आएगा। और इसके नीचे यहाँ 100 है, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो 100 आएगा एलसीएम। तो इस तरह के सवाल में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर 1 प्लस, यहाँ पे कुछ भी होने दो, यहाँ पे कुछ भी होने दो, क्या करना है, नीचे वाले में ऊपर वाली संख्या को जोड़ के ऊपर लिख दो। यानी कि 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120। 120 हो गया, ठीक है साहब। और नीचे जो हर है उसका, उसी को सेम लिख दो, डिनोमिनेटर है उसको सेम लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5000 इंटू 120/100 माइनस पी हो जाएगा बाद में, यानी मूलधन को माइनस कर देंगे। तो कितना होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, और 50 गुणा 120 कर लेंगे तो 12 पंजे 60 होगा। और यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो यहाँ पे, तो ये 6000 रुपये हो गया। 6000 रुपये ये क्या है, ये अमाउंट आया है हमारा, अमाउंट यानी मिश्र धन आया है। अगर हम इसमें से मूलधन को माइनस कर देंगे तो सीआई आ जाएगा। मूलधन कितना है, 5000 रुपये, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, सीआई कितना आ गया, 1000 रुपये इसका सीआई आ गया, ठीक है साहब। सीआई इज इक्वल टू 1000। अभी देखना, हम अगर टाइम पीरियड 2 करते हैं, 2 साल करते हैं, यहीं पे एक चीज देख लो, ये सिंपल इंटरेस्ट ही आया है। अगर हम इस तरह का सवाल आता है, ब्याज की गणना वार्षिक हो रही है और टाइम पीरियड 1 साल हो, तो हमें ये फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है उससे निकाल सकते हो, वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि पहले साल का सीआई और सिंपल इंटरेस्ट एसआई दोनों ही बराबर होता है अगर ब्याज की गणना या ब्याज का वार्षिक नियोजन होता है, यानी एनुअली कंपाउंड करता है उसको। हम दोबारा इसको सीआई निकाल के देख लेते हैं। अगर टाइम पीरियड कितना हो, 2 साल के लिए हो, अगर टाइम पीरियड कितना है, 2 साल के लिए हो, तब क्या होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि साधारण ब्याज में और सीआई में कितना अंतर आया है। तो अभी इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 5000 इंटू, इसका मैंने बता ही दिया आर को, देखो मैं वैल्यू रख के बता देता हूं पहले। टी यहाँ 2 है तो इसकी पावर 2 लग जाएगी और माइनस पी। जब किसी की पावर 2, 3, 4 या कुछ भी पावर होने दो, यानी कि उस संख्या का आपस में उतनी बार गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको 1 + 20/100 को भिन्न रूप में फ्रैक्शन के रूप में लिख देते हैं, 120/100 ये आया इसकी जगह पे, लेकिन इसकी पावर क्या है, 2, इसका मतलब इसका 2 बार गुणा हो रहा है, यानी 1 बार और 1 बार और, ठीक है साहब, ये हो गया। और लास्ट में हो जाएगा माइनस पी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, फिर ये 2 जीरो यहाँ पे काट दो तो इससे 1 जीरो तो यहाँ बची थी और 1 जीरो और ये काट दो। अभी देखो क्या आ जाता है, ये तो 12 पंजे 60 हो गया और ये 1 जीरो है, 600 इंटू, सॉरी यहाँ पे हाँ दोनों जीरो कट गई थी ये तो, ठीक है ओके। तो ये अब क्या बचा, 12 और बचा, तो 12 का गुणा करेंगे, फिर माइनस क्या हो जाएगा पी, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 छिक्की 72 और ये 2 जीरो हैं तो 0 0 और पी कितना था हमारा 5000 माइनस कर दो तो सीआई क्या आ जाएगा, 7200 में से 5000 गए तो कितना आएगा 2200 रुपये। अब देखो कितना अंतर आया इसमें। अगर वही साधारण ब्याज होता, ठीक है साहब,
और टाइम 2 साल होता तो हमने पहले निकाल के बताया था, जो CI और SI था वो दोनों सेम आता है पहली साल के लिए, यानी कि 1,000 रुपये आया था। तो दूसरी साल का अगर साधारण ब्याज हम काउंट करते तो 1,000 रुपये और आता, यानी कि हमको कुल धनराशि 7,000 रुपये पेड करनी पड़ती। लेकिन यहाँ CI है, इसलिए देखो कितना आया, 7200 रुपये। यानी पहले साल का तो इंटरेस्ट 1,000 रुपये ही है, दूसरे साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा है, यानी 1,000 का 10% और लगा है, सॉरी 20% लगा है। 1,000 का 20% 200 रुपये होता है, तो वो 200 रुपये और ऐड हुए हैं, इसलिए यहाँ पे CI 2,200 रुपये आया है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये हो गए सीधे सीधे सवाल, नॉर्मल सवाल हैं जो कि हर कोई व्यक्ति या बच्चा इनको आसानी से थोड़ा सा समझने के बाद कर सकता है। अभी थोड़ा सा कठिनाई स्तर बढ़ाते हुए चलते हैं। यहां पर देखो, मैं टाइम पीरियड 1 साल कर रहा हूं। ऊपर वाली तीनों चीजें तो सेम ही आएंगी, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कोई दिया हुआ होगा, इंटरेस्ट रेट दी हुई होगी आपकी, एनुअली होती है वो वार्षिक रूप से पर एनम होगा, और यहाँ टाइम पीरियड अलग अलग आ सकता है। 1 साल आ सकता है, 2 साल आ सकता है, 6 महीने भी आ सकता है। यहाँ पे टाइम पीरियड अलग अलग आ सकता है। ठीक है साहब, गौर करने वाली बात क्या है, ये जो लास्ट लाइन है, ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक तो वार्षिक थी, इसलिए सब कुछ इजीली वही इंटरेस्ट रेट थी, वही टाइम पीरियड हमने लिखा था। लेकिन अगर यहां पे ब्याज की गणना क्या करते हैं हम, छमाही हाफ ईयरली कर दें। देखो पहले इस लाइन का मतलब थी, समझो, उसमें वार्षिक था, यानी कि जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेगा वो 1 साल के बाद लेगा। लेकिन यहां अगर ब्याज की गणना छमाही की जाती है, इसका मतलब वो व्यक्ति हमसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हर 6 महीने में लेगा। यानी आप हर 6 महीने में हिसाब करो, उसका इंटरेस्ट काउंट करो, और अगले 6 महीने में फिर वो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट प्लस मूलधन का जो हमने दिया था उसका भी इंटरेस्ट साथ में लगेगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम 1 साल के लिए करके देख लेते हैं। तो इसके लिए एक टेबल बनता है। ठीक है साहब, यहाँ अगर ब्याज की गणना छमाही हो, वार्षिक हो, क्वार्टरली हो या मंथली हो, हर महीने में हो, तो इसकी एक टेबल बनती है। देखो उसके आधार पर हम R और T में रिलेशन भी बता सकते हैं। यहां पे हमने सीरियल लिख दिया, यहां पे लिख दिया गणना या कंपाउंडेड, यहां पे लिख दिया R और यहां पे लिख दिया T। देखो अगर ब्याज की गणना वार्षिक हो, यानी ईयरली हो, अगर ब्याज की गणना वार्षिक हो तो R भी सेम रहेगा, T भी सेम रहेगा। R ही रहेगा, यानी जितना भी दिया होगा, T उतना ही रहेगा जितना भी दिया हुआ हो। ठीक है साहब, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर ब्याज की गणना हाफ ईयरली हो, यानी छमाही, ब्याज की गणना क्या हो, छमाही, या इसको हाफ ईयरली कह देते हैं, हर 6 महीने में हिसाब होता है। अब देखिए आप,
अब चेंज हो जाएगा, यहाँ आर भी चेंज होगा और टी भी चेंज होगा। कैसे? देखो, ब्याज की गणना कितनी है, हर 6 महीने में करेगा वो। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, वार्षिक दिया हुआ है। अगर ये समझ लो 12 महीने का इंटरेस्ट 20% है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा? ये 12 महीने का है तो 6 महीने का आधा होगा ना, R/2। यानी जितना भी इंटरेस्ट परसेंटेज में लिखा होगा उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि हम टाइम पीरियड भी तो आधा कर रहे हैं। वो 1 साल था, यहाँ हम 6 महीने का इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं, तो उसको इंटरेस्ट रेट को डिवाइड कर दो, R/2 हो जाएगा, 2 का भाग दे दो यानी आधा हो जाएगा। अब टी क्या होगा यहाँ पे, टी देखिए कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है। टी उतना होगा, देखो इसमें कितनी बात हुई है, 1 साल यानी कि 12 महीने की। तो 12 महीने में कितनी छमाही होती हैं, यानी 6-6 महीने का एक सेट बनाएं तो कितने सेट बनेंगे 12 महीने में या 1 साल में? तो 6 महीना 1 हो गया और 6 महीना 1 हो गया, 6-6 महीना 2 बार हम जोड़ें तो 12 महीने हो जाते हैं। यानी कि इसमें टी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2T हो जाएगा, डबल हो जाएगा टी। ठीक है साहब, टी क्या हो जाएगा, इसमें डबल हो जाएगा, क्योंकि ब्याज की गणना छमाही हो रही है और ये क्या है 12 महीना, 1 साल यानी 12 महीना, तो 2 छमाही होती हैं 1 साल में, इसलिए इसको हम टी को डबल कर देंगे। अब देखो, तिमाही अगर हो, ब्याज की गणना वो अगर तिमाही करे या क्वार्टरली, तिमाही करे तब क्या होगा? देखिए ये तो 12 महीने का इंटरेस्ट है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 3 महीना तो 12 महीने का कितना है, चौथा हिस्सा है। 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना 12 महीने हो गए, 12 महीने मतलब 1 साल। तो ये तो इंटरेस्ट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12 महीने का है। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का निकालना है, 3 महीने का कितना होगा? तो 3 महीना 1 साल का कितना होता है, चौथा हिस्सा। तो हम अगर इसमें 4 का भाग दे दें तो 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, यानी R/4 कर दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी दिया होने दो, उसमें 4 का भाग दे देंगे, टी क्या हो जाएगा? अब देखो 1 साल टाइम है यानी 12 महीने टाइम है, और ये कितनी हो रही है, 3 महीने की बात हो रही है। तो 3 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे 1 साल में? 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, यानी 4 स्लॉट बन गए। 4 स्लॉट बन गए ना, तो जितना टी दिया हुआ है इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4T। ठीक है साहब, एक और बता देता हूं मैं, मासिक का यानी मंथली। अगर मंथली होती है तो क्या होगा, देखो ये क्या है, 12 महीने का इंटरेस्ट है। अगर हम 1 महीने का निकालें तो 1 महीने का निकालें तो क्या होगा, ये 12 महीने का इंटरेस्ट है। अगर हम 1 महीने का निकालें तो आर में पहले हमने 3 महीने का निकाला था तो कितने का दिया था, 4 का भाग दिया था, क्योंकि 4 क्वार्टरली होती है उसमें। 6 महीने का निकाला था जब 2 का भाग दिया था, क्योंकि 2 छमाही होती है उसमें। ठीक है, वार्षिक में तो वो सेम ही रहेगा। तो मासिक में 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 में डिवाइड कर लो, यानी R/12 कितना कर लेंगे, R/12। और ये क्या हो जाएगा फिर, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। हर महीने वो ब्याज की ब्याज लेगा, तो टी क्या हो जाएगा, 1 साल में एक एक महीने के कितने स्लॉट होंगे, 12 स्लॉट होंगे, तो 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 12T। अच्छा, मैं आपको बोल रहा था कि इसमें एक R और T में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन देख लीजिए आप। अगर वार्षिक है ब्याज की गणना
कंपाउंडेड ईयरली लिखा है, तो आर वही रहेगा और टी भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही छमाही, तिमाही, मासिक, अगर हर 4 महीने की बात करें या हर 5 महीने की बात करें, तब क्या होता है, देखो यहां पे अगर R/2 हो रहा है, ये आधा हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो टाइम डबल हो रहा है। यानी कि जिस संख्या से इसमें भाग दे रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में, उसी संख्या का टी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जिस संख्या का आर में भाग दे रहे हैं, उसी संख्या का टी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये इसका संबंध है। ये आधा होगा तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है साहब, ये 1/4 होगा, ये तो 4 गुना हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। चलिए, तो एक सवाल करके देख लेते हैं अभी। इसी को कर लेते हैं एक बार। अगर ब्याज की गणना छमाही की जाती है, तो CI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T माइनस P। अब देखो, ब्याज की गणना अगर वार्षिक होती तो सारी चीजें वैसे ही हो जाती, लेकिन ये तो क्वेश्चन के अनुसार है। हमारे अनुसार R और T क्या निकलेगा वो निकालना है पहले। तो P तो वही रहेगा 5000, ये तो चेंज होगा नहीं। R क्या हो जाएगा, अगर छमाही है तो ये भी आधा हो जाएगा। 20% का आधा कितना होगा, 10%। T क्या हो जाएगा, ये आधा हुआ है तो ये T डबल हो जाएगा, 2T। यानी 1 है तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसमें अभी इनको रख दो। 5000 1 प्लस 20/100 T 2 रख दिया माइनस P। ये मैंने आपको निकाल के भी बताया था, दोबारा फिर बता देता हूं। 5000 इंटू 120/100 इंटू, ये 2 पावर है तो ये 2 बार इसको 120/100 माइनस P। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, ये 2 जीरो से 1 जीरो ये और 1 जीरो ये काट दी। 12 पंजे 60, 1 जीरो बची है तो 600 रुपये इंटू, यहाँ पे क्या बचा है, 12 बचा है। 12 माइनस P कितना है, 5000 है। ठीक है साहब, 12 × 72, 2 जीरो और लग जाएगी, माइनस 5000 इज इक्वल टू स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलो ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, अलग अलग यहाँ पे लिख के त्रैमासिक करके लिख सकते हो, वार्षिक करके लिख सकते हो, क्वार्टरली करके लिख सकते हो, हर 2 महीने में लिख सकते हो, हर 1 महीने में लिख सकते हो। कुछ भी लिख के जो मैंने वो टेबल बनाई है उसके अनुसार आपने इसमें R और T अपना कैलकुलेट करके निकालना है कि R क्या हो जाएगा और T क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।